नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर सामान्य हिंदी क्लासेस। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण एवं रचना से संबंधित उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जो सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों के साथ यूपीएससी, पीसीएस, नेट, स्लेट, टेट तथा अन्य सभी राज्य एवं केंद्र स्तरीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। नमस्कार। वर्णमाला सीरीज का ये 9वां लेक्चर है। वर्णमाला सीरीज के अलग अलग 8 लेक्चर्स में हमने वर्णमाला से पूछे जाने वाले लगभग सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, तो आज के और आगे के 1-2 भाग में इसको कवर करेंगे। आज का जो विषय है वह है वर्ण, अक्षर और अक्षर समूह। अक्सर बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। और एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जो बहुत ही कम देखने सुनने को मिलता है, अक्षर समूह। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कोई शब्द दे करके पूछा जाता है कि अक्षरिक संरचना के नज़रिए से ये किस कैटेगरी का या किस तरह का शब्द है। एक अक्षरी शब्द है, द्विअक्षरी शब्द है या त्रिअक्षरी शब्द है। तो ये शब्दों की अक्षरिक संरचना क्या होती है, इसके बारे में ही विस्तार से आज बताएंगे। साथ में वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, उदाहरण सहित इसको भी समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण। वर्ण की परिभाषा पहले ही भाग में हमने बताया था कि वर्ण क्या है, किसी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनियाँ जिनके कि और टुकड़े न किए जा सकें उनको वर्ण कहते हैं। ये वर्ण स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। अब उदाहरण से इसको समझिए। जैसे अ एक ध्वनि है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये वर्ण की परिभाषा में शामिल है। साथ ही वर्ण की परिभाषा में हमने ये भी बताया था कि ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के जो चिन्ह हैं वो भी वर्ण की परिभाषा में शामिल है। यानी हम मुंह से जो उच्चारण कर रहे हैं ये अ ध्वनि भी चूंकि सबसे छोटी ध्वनि है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये ध्वनि भी अपने आप में वर्ण है। और इस अ ध्वनि को लिखने के लिए जो लिखित चिन्ह प्रयोग करते हैं, ये चिन्ह भी अपने आप में वर्ण है। तो वर्ण की परिभाषा में ध्वनि और उस ध्वनि के लिखित रूप यानी चिन्ह दोनों को शामिल किया गया है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वर्ण की परिभाषा में वही ध्वनियाँ शामिल हैं जो सबसे छोटी हैं, जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण के तौर पे जितने स्वर हैं उनके टुकड़े और नहीं किए जा सकते। स्वरों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन व्यंजनों में देखिए, अगर हम व्यंजन को ऐसे लिखते हैं तो क्या ये वर्ण है? आप इस पर विचार कीजिए, क्या इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते? बेशक किए जा सकते हैं, क्योंकि जब हम क बोलते हैं तो उसमें 2 ध्वनि हमें सुनाई देती है और जिस दोनों ध्वनियों की हम अलग अलग पहचान कर पाते हैं। क एक पहले साउंड आ रहा है फर्स्ट हाफ में और लास्ट में एक साउंड आ रहा है। लास्ट का साउंड क्या है? अ। जब हम क बोल रहे हैं तो अ साउंड लास्ट में आ रहा है। तो इस तरह से देखा जाए इसमें 2 ध्वनियाँ शामिल हैं। दोनों को लिख करके कैसे प्रदर्शित करेंगे? क प्लस अ, इन 2 ध्वनियों से मिलकर के ये क बना है। तो इसका मतलब वर्ण की परिभाषा के अंतर्गत ये जो क है ये फिट नहीं बैठता है, क्योंकि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वही वर्ण है। यानी इस तरह से जब लिखा जाए हलंत दे करके तो ये क जो है वर्ण है। अ तो वर्ण है ही, ये क भी वर्ण है। इसी तरह से अगर हम की लिखते हैं तो की क्या वर्ण है? बेशक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ध्वनि का उच्चारण करते समय 2 अलग अलग तरह के साउंड की हम पहचान कर पा रहे हैं। की, इसमें एक लास्ट वाली ध्वनि की पहचान कैसे हो रही? ई के रूप में। इसके पहले भी एक साउंड की पहचान हो रही है और वो साउंड क्या है? ये क और ई, इन दोनों से मिलकर के बना है की। लेकिन यहां ध्यान से देखें, ई का तो हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं और इस क के साथ मिला करके भी कर सकते हैं। लेकिन इस क का जो उच्चारण है
इसका हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। हम क बोल रहे हैं तो वास्तव में ये क नहीं बोल रहे हैं, ये वाला क बोल रहे हैं। इसका स्वतंत्र उच्चारण किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी ये वर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हम इसके साथ जब बोल रहे हैं तो इसकी ध्वनि की पहचान, इसके साउंड की पहचान पॉसिबल हो पा रही है। हम सुन पा रहे हैं कि जब बोल रहे हैं तो लास्ट में ई ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन उसके पहले एक ई से अलग ध्वनि, ई से भिन्न ध्वनि भी सुनाई दे रही है। तो ये जो भिन्न ध्वनि है वो वास्तव में यही ध्वनि है, हालांकि इसका स्वतंत्र उच्चारण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखा जाए तो ये अ तो वर्ण है ही, ई तो वर्ण है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो हलंत वाला क है ये भी वर्ण है। ये हलंत क यहाँ पर ये भी वर्ण है, लेकिन ये जो की है ये वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो जितने भी स्वर हैं वो वर्ण की परिभाषा में तो फिट बैठ रहे हैं, लेकिन जितने व्यंजन होंगे वो व्यंजन जब स्वर के साथ आएंगे तो वो वर्ण नहीं कहलाएंगे। स्वर रहित व्यंजन, जिसको प्योर व्यंजन कहते हैं, वही वर्ण की परिभाषा में आएंगे। तो वर्ण की परिभाषा में क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, सबसे छोटी ध्वनियां। वर्ण किसे कहेंगे? सबसे छोटी ध्वनियां जिनके और टुकड़े न किए जा सकें। जिनके टुकड़े न हो सकें। तो इसके अंतर्गत आएंगे कौन कौन से वर्ण? सभी स्वर। इसको हम मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए था, इसको मिटा देते हैं। वर्ण की परिभाषा में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला तो आएगा सभी स्वर। स्वर सबसे छोटी ध्वनियां हैं भाषा में प्रयुक्त होने वाली, इनका और भेद नहीं किया जा सकता, बंटवारा नहीं किया जा सकता। तो सभी स्वर हो गए। इसके बाद और क्या क्या आते हैं? स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित, जितने भी स्वर रहित व्यंजन हैं वो भी वर्ण की परिभाषा में आएंगे। अब वर्ण की परिभाषा में स्वर रहित व्यंजन का मतलब ही हो गया कि हिंदी में जो लास्ट में जो संयुक्त व्यंजन आते हैं वो भी वर्ण की परिभाषा में आएंगे। हालांकि मूल वर्ण नहीं उनको कहेंगे, लेकिन संयुक्त वर्ण तो है वो, लेकिन वो भी वर्ण की परिभाषा में आएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ण की परिभाषा में हमने बताया कि ध्वनि तो शामिल है ही है, ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह हैं वो चिन्ह भी शामिल हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त वर्ण तभी वर्ण की परिभाषा में आएंगे जब वो स्वर रहित हों। जैसे हम लिख रहे हैं क्ष, ये वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बंटवारा जब किया जाएगा तो ये बना हुआ है आधा क, स और अ, इनसे मिलकर के बना है। अगर इस अ को हम हटा दें तो बचेगा, केवल इतना बचेगा। इसको केवल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? केवल हम इसको मिला करके लिखें तो बचेगा ऐसे। तो जब ऐसे लिखा हुआ है क्ष, तो ये वर्ण है। हालांकि संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये वर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें ध्वनियां तो टुकड़े हो सकते हैं, एक से अधिक टुकड़े तो हो रहे हैं, लेकिन उन ध्वनियों को लिखने के लिए एक सिंगल चिन्ह है, एक ही सिंगल चिन्ह है, इसलिए इसको भी वर्ण कहेंगे। हालांकि मूल वर्ण न कह करके इसको संयुक्त वर्ण कहेंगे। अंतर सिर्फ इतना ही है। तो इसमें दो कंडीशन हो गए, एक तो सभी स्वर इसमें आएंगे, अ आ ई उ सभी स्वर आएंगे क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है और ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। दूसरा क्या है? स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन का मतलब क, ख, ग, घ, इसी तरह से जितने भी व्यंजन हैं ये सभी जो है वर्ण की परिभाषा में आएंगे। और स्वर कैसे आएंगे? स्वर तो सभी आएंगे, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सभी स्वर में सभी स्वर आएंगे।
अब यहाँ आपको ये बात नहीं सोचना है कि ये संयुक्त स्वर हैं, ये भी तो मिल करके बने हुए, इनके और टुकड़े हो सकते हैं। तो संयुक्त स्वर जो है वो संधि के नियमों के अनुसार मिल करके बने हैं। उच्चारण में उसका खंडन आपको पता नहीं चल रहा है। जब ए बोल रहे हैं तो इसमें हमें दो अलग अलग स्वर नजर नहीं आ रहे हैं। ए को आप देखेंगे तो अ और ई, ये मिलके ए बन जाता है, अ प्लस ए, ये मिलकर के ए बन जाता है। पर ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि ए भी तो इससे अ और ए से दो स्वरों से मिलकर के बन रहा है, इसलिए ये वर्ण की परिभाषा में नहीं है। ऐसा नहीं है, ये ध्वनि के आधार पर है। ए बोलते समय हमें अ और ए इन दोनों की अलग अलग साउंड नहीं सुनाई दे रही है, इन दोनों को अलग अलग साउंड की पहचान हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ए क्या है, एक स्वतंत्र स्वर है। भले ही ये संयुक्त स्वर है, ये दो स्वरों से संधि के नियमानुसार मिलकर के बना है, लेकिन जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो हमें एक ही ध्वनि सुनाई देती है ए, इसमें अ अलग से सुनाई नहीं देता है। लेकिन जब हम क का उच्चारण करते हैं तो इसमें एक तो इसकी ध्वनि सुनाई देती है और लास्ट में अस्पष्ट सुनाई देता है, क ये क झटके से सुनाई देता है क की ध्वनि, और अ की ध्वनि क्लियर कट सुनाई देती है। तो इस तरह से यहाँ जितने भी संयुक्त स्वर हैं या दीर्घ स्वर हैं वो सब अपने आप में एक स्वतंत्र स्वर के रूप में आएंगे, और ये भी सबसे छोटी ध्वनि इनको भी मानेंगे, क्योंकि इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, भले ही वो दो अलग अलग स्वर मिलकर के एक तीसरा स्वर बना हुआ है। तो इस तरह से अ से लेके अ तक जितने भी 11 हमारे स्वर हैं ये सभी वर्ण की परिभाषा में आएंगे, और जितने भी व्यंजन हैं उनके नीचे हलंत जब लगा हुआ है यानी वो स्वर रहित हैं, तब वो वर्ण की परिभाषा में आएंगे। अब आइए देखते हैं अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर क्या है? ध्वनियों का वह समूह, ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण श्वास के एक झटके से होता है। ऐसी ध्वनि या ध्वनि समूह, इसमें सबसे छोटी ध्वनि की कंडीशन नहीं है। अक्षर की परिभाषा में सबसे छोटी ध्वनि की कंडीशन नहीं है। सबसे छोटी ध्वनि भी हो सकती है या ध्वनि समूह भी हो सकता है, लेकिन उसका उच्चारण श्वास के एक झटके से होता हो। तो इसको लिख लीजिए पहले। अब श्वास का उच्चारण एक झटके में कैसे होगा? उच्चारण तो तभी संभव है जब उसमें कोई न कोई स्वर हो। जैसा कि यहाँ हमने बताया कि अगर ये क को ऐसे लिख दें तो हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। जैसे ही इसमें हम स्वर को मिला देंगे अब इसका उच्चारण पॉसिबल हो गया, इसको क हम उच्चारण बोल सकते हैं। या इसमें क के साथ अगर हमने ई मिला दिया तो इसका उच्चारण अब पॉसिबल हो गया। यानी जब तक स्वर नहीं रहेगा तब तक हम उच्चारण नहीं कर सकते। इसी तरह से हम छ लिखते हैं, क प्लस स, इसको मिला करके बनता है छ। ये दो ध्वनियां हैं, इसमें दो व्यंजन है, इसके बावजूद भी इन दोनों का हम उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के पास स्वर नहीं है। लेकिन यहीं इसको जब हम लिखेंगे एक साथ एक सिंगल वर्ण के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से सिंगल चिन्ह से लिखेंगे। लेकिन जब इसके साथ हम अ मिला देते हैं तो अपने आप ये हलंत हट जाता, अब इसका उच्चारण संभव है। तो चाहे व्यंजन एक हो या एक से अधिक व्यंजन हो, लेकिन उसके साथ अगर स्वर नहीं है तो उसका उच्चारण संभव नहीं है। और यहाँ क्या है, अक्षर की परिभाषा क्या है? ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक झटके से हो। तो श्वास के एक झटके से उच्चारण तो तभी होगा जब उसमें कोई न कोई एक स्वर होगा। तो इसके कंडीशन में अपने आप एक समाहित है कि कम से कम एक स्वर होता है। इसमें क्या होता है? कम से कम एक स्वर अवश्य होता है। अब यहां देखिए, वर्ण की परिभाषा में तो सारे स्वर शामिल हैं ही हैं, लेकिन जब व्यंजन शामिल होंगे तो व्यंजन जो है वो स्वर रहित होंगे। लेकिन यहां पर एक स्वर कम से कम जरूर रहेगा। अगर वो खुद ही स्वर है, वो वर्ण, वो ध्वनि खुद ही स्वर है, तब तो अलग से स्वर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो व्यंजन है तो उसके साथ कोई न कोई एक स्वर जरूर रहेगा, तभी उसको अक्षर कहेंगे। उदाहरण के तौर पे इसमें कौन कौन आएंगे? सभी स्वर,
सभी स्वर अ से लेकर के अ तक जितने भी स्वर हैं ये सभी अक्षर की परिभाषा में आएंगे। ये वर्ण भी हैं, सभी स्वर वर्ण भी हैं और सभी स्वर अक्षर भी हैं। वर्ण क्यों है ये समझ लिया आपने। अक्षर क्यों है, क्योंकि अक्षर की परिभाषा में वह ध्वनि या ध्वनि समूह, तो ये ध्वनि समूह तो नहीं है, अ आ ई उ ये ध्वनि समूह तो नहीं है, लेकिन ध्वनि जरूर हैं और साथ में इनका एक श्वास के झटके से उच्चारण भी संभव है। अ का उच्चारण हम कर सकते हैं, आ का उच्चारण कर स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ई का उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो जितने भी स्वर हैं ये वर्ण की परिभाषा में भी फिट बैठते हैं और अक्षर की परिभाषा में भी फिट बैठते हैं। अब व्यंजन को देखिए, स्वर युक्त व्यंजन, स्वर युक्त व्यंजन और क्या आएगा, स्वर युक्त संयुक्त व्यंजन। ये वर्ण क्या कहलाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे। स्वर अ से अ तक हमने बता ही दिया। व्यंजन जैसे क, ख, ग इत्यादि, या की, खी, गी ये भी अक्षर है, की, खी, गी ये भी अक्षर है, कु, खु, गु ये भी अक्षर है। यानी जितने भी व्यंजनों के साथ कोई भी स्वर लग जाएगा तो वो तुरंत अक्षर कहलाने लगेगा। साथ में संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जिसमें एक से अधिक व्यंजन है लेकिन उसको एक सिंगल चिन्ह से दर्शाया जाता है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। तो संयुक्त व्यंजन भी सभी अक्षर हैं बशर्ते उसके साथ स्वर जुड़ा रहना चाहिए, यानी स्वर युक्त होना चाहिए। तो जितने स्वर हैं वो अक्षर हैं, वो वर्ण भी हैं, लेकिन जितने व्यंजन हैं अगर वो स्वर रहित हैं तो वो वर्ण हैं, अगर स्वर युक्त हैं तो वो अक्षर हैं। संयुक्त व्यंजन अगर वो स्वर रहित हैं तो वर्ण हैं और स्वर युक्त हो गए तो अक्षर हैं। तो मुझे लगता है अब आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण से आप समझ लीजिए, थोड़ा सा उदाहरण समझ लीजिए। अगर आपसे एक शब्द लिख करके पूछा जाए कि इसमें गणना करके बताइए कि कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं, तो कैसे आप गिनेंगे। जैसे एक कमल, ये एक शब्द है, इसमें आपको गिन के बताना है कि कितने वर्ण हैं, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद करने का मतलब यह है कि किसी शब्द में जितने भी स्वर और व्यंजन सम्मिलित हैं उन सबको अलग अलग करना। किसी भी शब्द में जितने भी स्वर और व्यंजन हैं उनको सबको अलग करके लिखना, इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। उसी से पता चलेगा कि कुल कितने वर्ण हैं, क्योंकि स्वर अलग वर्ण होते हैं और व्यंजन अलग वर्ण होते हैं। अब इसमें कमल में आप देखेंगे तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो क हलंत रहेगा इसमें, प्लस अ, प्लस हलंत म, प्लस फिर अ, फिर प्लस हलंत ल, फिर अ। अब ये हो गए वर्ण। कुल कितने वर्ण हुए, 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल 6 वर्ण हो गए। यानी वर्णों के हिसाब से देखा जाए तो कुल कितने वर्ण हुए, 6 वर्ण हो गए। अगर इसी में कहा जाए कि आपको अक्षर देखने के लिए अक्षर कितने हैं, तो ये जो क है इसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। इसका उच्चारण तभी संभव है जब अ इसके साथ मिले, तो ये मिल करके बना क। इसी तरह से इस म का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, अ जब मिलेगा तभी इसका उच्चारण होगा। इसी तरह से इस ल का स्वतंत्र उच्चारण तभी नहीं हो सकता जब तक अ न मिले, तो ये हो गया ल। तो इस तरह से इसमें देखा जाए तो क म ल, इसमें 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। अक्षर के नजरिए से कमल में वर्ण जो है 6 हैं, लेकिन अक्षर कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब मुझे लगता है कि अक्षर और वर्ण ये आप समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं अक्षर समूह। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट नया है, बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तमाम सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, वर्ण और अक्षर के बारे में तो लोग चर्चा करते हैं, लेकिन अक्षर समूह के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ये अक्षर से ही जुड़ा हुआ है। जैसे हमने बताया कि अक्षर में क्या होता है, वे ध्वनियाँ। अच्छा, अक्षर को थोड़ा सा और समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, जैसे हमने संयुक्त व्यंजन बताया कि इसमें क्ष
ये क और स से मिलकर के बना हुआ है। कई बार संयुक्ताक्षर जो होते हैं उनमें चिन्ह सिंगल नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे क्या, क्या, अब इसमें कितने अक्षर हैं? अगर अक्षर की परिभाषा देखें तो क्या इसमें कितने अक्षर हैं? इसमें अगर आप पहले वर्ण समझ लीजिए, वर्ण कितने हैं, क्या शब्द में वर्ण कितने हैं? तो क प्लस हलंत य प्लस आ, इसमें कुल मिलाकर के 3 वर्ण हैं। लेकिन अगर अक्षर पूछा जाए कि इसमें अक्षर कितने हैं, तो देखिए इस क का भी स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, इस य का भी स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, जब तक कि इन दोनों के साथ ये आ न मिले। तो इसलिए अब इन तीनों को मिला करके तब बनता है क्या। तो ये क्या जो है कुल मिलाकर के वास्तव में एक ही अक्षर है। क्या मिला करके इनको मिला, क्या में कितने अक्षर हैं? एक अक्षर है। वर्ण, क्या शब्द में वर्ण कितने हैं? 3 हैं, लेकिन अक्षर कितने हैं? एक ही है। तो इस तरह से एक स्वर के साथ अगर कई व्यंजन मिले हुए हैं तो भी उनको एक ही अक्षर काउंट करेंगे। यहां भी एक से अधिक व्यंजन है लेकिन चिन्ह आपको एक नजर आ रहा है। ठीक वही स्थिति यहां पर भी है। यहां चिन्ह भले ही आपको अलग अलग दिख रहे हों, लेकिन वास्तव में ये 2 ही व्यंजन इसमें भी है और एक स्वर है। इसमें भी 2 व्यंजन और एक स्वर छिपा हुआ है। इसको देख लीजिए, क, स और अ। ये आधा क, आधा स या हलंत क, हलंत स और अ, इनसे मिलकर के एक छ बना हुआ है। तो इसमें भी 2 व्यंजन प्लस एक स्वर है और यहां पर भी 2 व्यंजन प्लस एक स्वर है। तो दोनों की स्थिति एक है, दोनों एक ही वर्ण माने जाएंगे। ये क्या, एक ही अक्षर माने जाएंगे। ये क्या भी एक ही अक्षर है और ये छ, ये भी एक ही अक्षर है। तो अब मुझे लगता है अक्षर किसे कहते हैं ये समझ गए आप लोग। अब देखिए अक्षर समूह क्या होता है। जैसे देखिए चलना, चलना में चल जो एक साथ बोल रहे हैं, ना को अलग बोल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं सुंदरता, अब इसको देखिए सुंदरता, सुन एक साथ बोलते हैं, दर एक साथ बोलते हैं, ता एक साथ बोलते हैं। तो सांस को 3 अलग अलग झटके में हम इस्तेमाल करते हैं। यूं कहें कि ध्वनियों का वेरिएशन 3 बार हो रहा है, सुंदरता। तो ये 3 इसमें अक्षर समूह हैं। सुन को एक साथ बोल रहे हैं, दर को एक साथ बोल रहे हैं, ता को एक साथ बोल रहे हैं। तो ये हो गए 3 अक्षर। इसको कहा जाए इसमें कितने अक्षर समूह हैं? तो 3 अक्षर समूह हैं। अगर चलना में कहा जाए कितने अक्षर समूह हैं, तो इसमें 2 अक्षर समूह हैं। इसी तरह कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही अक्षर समूह के होते हैं। जैसे चल, हम बातचीत में कहते हैं आ चल, हट, आ, सुन, ये एक ही अक्षर समूह है। जैसे सुन, चल, हट, ये क्या है? एक अक्षर समूह है, एक अक्षर समूह है। तो इस तरह से इसमें से प्रश्न कैसे आपको पूछा जा सकता है? एक तो शब्द दे देगा और कहेगा अक्षरिक संरचना के आधार पर ये किस प्रकार का शब्द है, एक अक्षरी, द्विअक्षरी और त्रिअक्षरी। तो देखिए ज़्यादातर हिंदी के जो शब्द हैं वो इन 3 कैटेगरी में समाहित हो जाते हैं, एक अक्षरी, द्विअक्षरी, त्रिअक्षरी। अब इसमें आपको ध्यान देना है, ये त्रिअक्षरी, एक अक्षरी, 2 अक्षरी से मतलब ध्वनियों के समूह से है। अक्षर जो एक साथ ऐसे अक्षरों का समूह जिनकी ध्वनियां एक ग्रुप में निकलती हैं, एक क्लोज ग्रुप में निकलती हैं, तो उसको बोलते हैं अक्षर समूह। कई बार क्या होता है 3 ही, जैसे उसने,
अब इसमें पूछेगा ये कितनी अक्षरिक संरचना के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है या सॉरी शब्द है। तो आप ऐसा नहीं गिन लेंगे कि इसमें एक अक्षर उ, एक अक्षर स, एक अक्षर ने, तो ये 3 अक्षर हो गए, ऐसा नहीं है। आप इसमें देखेंगे उसने में उच्चारण कैसे कर रहे हैं, किन अक्षरों को एक कैटेगरी में उच्चारित कर रहे हैं और किन अक्षरों को एक कैटेगरी में उच्चारण कर रहे हैं। तो उसने, उसको एक झटके में बोल रहे हैं, ने को थोड़ा सा अलग बोल रहे हैं, उसने। तो उस जो है ये एक अक्षर समूह है और ने ये दूसरा अक्षर समूह है, तो इसको ये शब्द आएगा द्विअक्षरीय शब्द कहलाएगा। यानी अक्षरिक संरचना के आधार पर ये शब्द क्या कहलाएगा, द्विअक्षरीय समूह, द्विअक्षरीय शब्द। इसको मिटा के हम और लिखते हैं, अक्षरिक संरचना के आधार पर शब्द के प्रकार। तो पहला है एकाक्षरीय। अब एकाक्षरीय शब्द का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें एक ही अक्षर होगा। एकाक्षरीय शब्द का मतलब कि अक्षरों का ऐसा समूह, एक ही समूह होगा जिसका उच्चारण श्वास के एक झटके में किया जाता है। और दूसरा होगा द्विअक्षरीय शब्द। त्रिअक्षरीय शब्द। अब उदाहरण देख लीजिए, एक अक्षरीय शब्द का उदाहरण क्या होगा, जैसे चल, सुन, आप, क्या, हट, ये सब एकाक्षरीय शब्द हैं। वहीं पर द्विअक्षरी में क्या होगा, जैसे पढ़ना। पढ़ना में पढ़ जो है एक साथ उच्चारण होगा और ना का जो है अलग उच्चारण होता है। पढ़ना, पढ़ को झटके से, पढ़ को एक झटके से बोलेंगे, ना को थोड़ा अलग बोलेंगे, पढ़ना। तो ये द्विअक्षरीय शब्द होंगे। इसी तरह से चलना, चलना में चल को एक झटके से बोलेंगे, ना को अलग बोलेंगे। इसी तरह उसने, उसने, इसमें उसको एक झटके से बोलेंगे, ने को अलग झटके से बोलेंगे। अब त्रिअक्षरी में क्या आएगा, जैसे सुंदरता, इसमें सु जो है एक झटके से बोल रहे हैं, फिर दर को अलग बोल रहे हैं और ता को अलग बोल रहे हैं। तो इस तरह से त्रिअक्षरीय इसमें हो गया। इसी तरह से चंचलता, चंचलता में चन एक झटके से बोल रहे हैं, चल को एक झटके से बोल रहे हैं और ता को अलग बोल रहे हैं, चंचलता इसमें हो गया। ये त्रिअक्षरी हो गया। ज़्यादातर हिंदी के शब्द जो है इन 3 कैटेगरी में, कुछ बड़े लंबे शब्द हो सकते हैं जो 4 अक्षरीय भी हों, लेकिन यहाँ जब बोला जा रहा है एक अक्षरीय, द्विअक्षरीय, त्रिअक्षरीय शब्द, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो एक अक्षरीय है उसमें एक ही अक्षर होगा, द्विअक्षरीय है तो केवल 2 ही अक्षर होंगे, त्रिअक्षरीय है तो 3 ही अक्षर होंगे, इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ एक अक्षरीय से मतलब एक अक्षर समूह होगा, द्विअक्षरीय शब्द से मतलब 2 अक्षर समूह होगा, त्रिअक्षरीय से मतलब त्रिअक्षर समूह होगा। और अक्षर समूह किसे कहते हैं ये हमने बता दिया, अक्षरों का ऐसा निकटवर्ती समूह जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में किया जाए। जैसे हमने बताया चलना, इसमें चल को एक झटके में एक साथ
बोलते हैं, ना को थोड़ा अलग बोलते हैं। तो चल क्या है, एक क्लोज अक्षरों का एक क्लोज ग्रुप हो गया और ना अलग हो गया। ठीक है। चंचलता, चंचलता में चन को एक साथ बोल रहे हैं, चल एक झटके से, और ता को अलग बोल रहे हैं, तो ये हो गया चंचलता। कहने का तात्पर्य है कि एकाक्षरी, द्विअक्षरी, त्रिअक्षरी जो है ये अक्षरों की संख्या पर नहीं बल्कि अक्षर समूहों की संख्या पर निर्धारित विभाजन है कि एक शब्द का उच्चारण करते समय उसके उच्चारण को कितने टुकड़ों में हम कर रहे हैं। किसी शब्द का उच्चारण करते हुए उस उच्चारण को कितने टुकड़ों में हम कर रहे हैं, उस टुकड़े के आधार पर यह विभाजन किया गया है, एकाक्षरी शब्द, द्विअक्षरी शब्द और त्रिअक्षरी शब्द। अगर किसी शब्द के सारे अक्षरों को 2 टुकड़े में हम बांट करके उच्चारण कर रहे हैं तो द्विअक्षरी हो गया, 3 टुकड़े में बांट करके उच्चारण कर रहे हैं तो त्रिअक्षरी हो गया, और एक ही टुकड़े में अगर उच्चारण कर रहे हैं तो एक अक्षरी हुआ। जैसे सुन, चल, हट, इस तरह के शब्द जो हैं एक अक्षरी शब्द हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। एक तो वर्ण क्या है, अक्षर क्या है और अक्षर समूह क्या है, और एकाक्षरी शब्द क्या है, द्विअक्षरी शब्द क्या है, त्रिअक्षरी शब्द क्या है, और ये विभाजन किस आधार पर किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।